मैं ना इस तरीके से समझाता हूँ, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये तीनों सिस्टर्स हैं और ये दोनों ब्रदर है। असेट और एक्सपेंस हमेशा साथ चलते हैं, कैपिटल इनकम लायबिलिटी हमेशा साथ चलती है। आपका जो 11th का अकाउंट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। उसमें कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो यूनिवर्सल है। बेसिक कंसेप्ट कोई चेंज नहीं होता, चाहे इंडिया हो, यूके हो, यूएस हो, बेसिक कंसेप्ट बच्चों सेम रहता है हर जगह। देखो, आज हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग क्या है, क्या अकाउंटिंग का क्या बेस होता है, वो सारा का सारा हमें समझना है। अकाउंट्स का बेस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, पहले उसको समझो। ये जो हमारी क्वालिफिकेशन है बच्चों, एसीसी, एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, इसमें टोटल 13 पेपर। जनरली बच्चा अगर स्टार्ट से करता है इस क्वालिफिकेशन को, तो टोटल 13 पेपर बच्चे को निकालने होते हैं। इस 13 पेपर को निकालने में एक एवरेज बच्चा 2.5 से 3 साल लगाता है। आप जल्दी भी कर सकते हैं, दो दो पेपर भी फाइट कर सकते हैं और जल्दी हो जाता है, बट 2.5 3 साल उन्होंने एवरेज इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगता है। तो इस 13 पेपर में 3 आपके कंपलसरी पेपर हैं अकाउंट्स के। सबसे पहला पेपर जो अकाउंट्स का आता है उसे एफए बोला जाता है, पहले F3 बोलते थे। उसके बाद इसका एडवांस पेपर FR आता है, जिसको F7 बोलते हैं। मतलब पहले F7 बोलते थे, अब FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और फिर इसका एडवांस पेपर आता है SBR, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। तो बिना अकाउंटिंग के बेस के, बिना अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के, आपको इन दोनों पेपर में भी दिक्कत आना है। FR आपका स्किल लेवल का पेपर है, SBR आपका प्रोफेशनल लेवल का पेपर है। प्लस अकाउंटिंग का नॉलेज आपको ऑडिटिंग में भी काम आता है, और भी दूसरे दूसरे पेपर में ये नॉलेज बहुत काम आता है। तो अभी पर्पस सिर्फ आपका बेस बिल्ड करने का है, टॉपिक पढ़ने का नहीं। कि भाई हमें अकाउंट्स में कुछ बच्चों के बेस होंगे ठीक, कुछ के नहीं होंगे, तो वो सब सेम पेस पे हम आ जाए कि छोटी छोटी गलतियां हम अकाउंट्स में ना करें। मेनली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ना, वो 11th का। आपका जो 11th का अकाउंट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। आप घर में भी साइड बाय साइड अपने पास, अगर आपके पास 11th की बुक है, PDF है, उससे थोड़ा पढ़ सकते हैं। उसमें कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो यूनिवर्सल है। बेसिक कंसेप्ट कोई चेंज नहीं होता, चाहे इंडिया हो, यूके हो, यूएस हो, बेसिक कंसेप्ट बच्चों सेम रहता है हर जगह। तो पहले तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं एफए के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो आपका बेसिक का पेपर होता है, पहला पेपर जो बेसिक का होता है एफए, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है बच्चों। इस 100 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए कितने लाने होते हैं? 50 मार्क्स, 50 मार्क्स। ये पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है आपका। इसमें राइटिंग के लिए कुछ भी नहीं आता है। आपका स्किल लेवल में 60% ऑब्जेक्टिव, 40% राइटिंग होता है एक्सेल के ऊपर, और प्रोफेशनल लेवल में 100% राइटिंग होता है। बट इस लेवल पे ये जो पेपर है पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसको दो सेक्शन में बांटा बांटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। आपके एग्जाम में दो सेक्शन में ये पेपर आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अराउंड इसके अंदर आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, दो दो मार्क्स के। 70 मार्क्स का टोटल रहता है, दो दो मार्क्स के 35 क्वेश्चन। और सेक्शन बी जो आपका रहता है, उसमें दो क्वेश्चन आते हैं 15-15 मार्क्स के, 15-15 मार्क्स के। यू विल हैव टू क्वेश्चंस, तो रिमेनिंग 30 मार्क्स का रहता है। किसी ये पर्टिकुलर एरिया से आता है सेक्शन बी, वो मैं बताऊंगा कौन से एरिया से आता है। अभी बहुत ज्यादा हमें किताब के कंटेंट पे वेंचर नहीं करना है। थोड़ा बेसिक अकाउंट्स का बेसिक ही समझना है कि भाई अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है। देखो, सबसे पहली बात आती है अकाउंटिंग प्रोसेस की। सबसे पहली चीज आती है अकाउंटिंग प्रोसेस की। आपको मालूम है अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है? कहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, कहाँ पे अकाउंटिंग एंड होती है? आप इन सब चीजों को नोट भी कर सकते हैं, क्लास के साथ साथ इनकी नोटिंग भी करते रहिए, ताकि आपको रिवीजन के वक्त काम आए।
तो अकाउंटिंग प्रोसेस आपका जो स्टार्ट होता है बच्चों, वो ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है। कहां से? ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शन के बाद आपका होता है जर्नल एंट्री। ट्रांजेक्शन के बाद आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर लेजर। ट्रांजेक्शन के बाद आप लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। एक बच्चे को ये चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए कि भाई ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अकाउंटिंग का फ्लो। इससे बाहर अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है बच्चे। आपको ये फ्लो समझ आता है तो पूरा अकाउंट समझ आता है। बहुत मुश्किल नहीं है अकाउंट्स को, अकाउंट्स के फंडामेंटल को बनाना, फंडामेंटल को ब्रशअप करना। जस्ट क्लास में समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, क्लास देखने से तो चीजें समझ आएंगी, बट प्रैक्टिस करने से वो चीज आपकी खुद की हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सुनने से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। सुनने से तो ठीक है, हाँ समझ आ रहा है जो सर समझा रहे हैं, बट जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज बिल्टअप नहीं होगी। तो बारी बारी बात करते हैं आज। मैं आई टोटली अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चों को ये सब चीजें आती होंगी, बट देखो अपन को सबको पेस बराबर लेके चल रहा है, आराम से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजों को रश करके हम आगे बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आगे फंसने से अच्छा है कि अभी से अपन स्लो लेके चले, बेस पे वर्क करके चले। पहली बात आती है ट्रांजेक्शन की। तो बच्चा मुझे बता सकते हो ट्रांजेक्शन का क्या मतलब हुआ? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, अकाउंट स्टार्ट होती है ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शन मतलब गिव एंड टेक। कोई बट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि लेन देन। जब किसी ट्रांजेक्शन में कोई लेन देन होगी, किसी ट्रांजेक्शन में कोई लेन देन होगा, तब वो ट्रांजेक्शन बनेगा। एकदम बेसिक आपसे डिस्कस कर रहा हूं बच्चा, कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले उसमें ट्रांजेक्शन होती है, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रांजेक्शन नहीं समझते सर हम। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है गिव एंड टेक। एक ट्रांजेक्शन तब ट्रांजेक्शन बनती है जब वो दो जनों के बीच हो। एक ट्रांजेक्शन तब ट्रांजेक्शन बनती है जब वो मॉनेटरी हो। आप खुद से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। एक ट्रांजेक्शन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो पैसों में होनी चाहिए। भाई मुझे, मेरी लड़ाई हो गई किसी से, तो वो तो इमोशन है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। प्यार, लव, हेट, इन सब का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। किसका रिकॉर्डिंग होता है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन किसके साथ होनी चाहिए? ट्रांजेक्शन होनी चाहिए किसी के साथ, खुद के साथ नहीं। भाई मैंने खुद को सामान बेच दिया, मैंने खुद को रेंट पे कर दी, तो ये कोई खर्चा थोड़ी हुआ। दो जने होंगे तभी तो ट्रांजेक्शन होगी। तो टू या टू से ज्यादा पर्सन होना चाहिए ट्रांजेक्शन होने के लिए। फिर हम ट्रांजेक्शन हो गई। मान लो एक बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है? बिजनेस में पैसा लगाना, बिजनेस में कैपिटल लगाना, बिजनेस के अंदर असेट इन्वेंट्री परचेज करना, सेल करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, सैलरी पे करना अपने एम्प्लॉइज की, ये सारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है बच्चा। अब बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो गई, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? जनरल एंट्री। यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है जनरल एंट्री में। ट्रांजेक्शन हुई, फिर जनरल एंट्री अपन को बनानी है। ये जनरल एंट्री क्यों बनाई जाती है, क्या है ये? तो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड हो गया। जनरल एंट्री डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करना, तो हमें डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है? ट्रांजेक्शन में सीधा सीधा लिख के क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? ऐसे क्यों नहीं कह सकता कि मैंने अंश को सेल करी 1 लाख की, सेल टू अंश 1 लाख, मैं क्यों डेबिट क्रेडिट में लिखता हूं उसको? लेजर नहीं बन सकता। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा अंकित ने कि सर अगर आप जर्नल में रिकॉर्ड कर दो, जर्नल में अगर आप सिर्फ ट्रांजेक्शन को नरेशन में लिख के रखोगे तो मैथ्स का कंसेप्ट कैसे बनाओगे, बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? तो अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड करने का पर्पज सिर्फ इतना है ताकि आगे की चीजें बन पाए, प्रॉफिट निकल के आ सके, एक बैलेंस शीट बन पाए, पीएनएल बन पाए, क्योंकि एक मैथ्स आप बना रहे हो।
प्लस माइनस की तरह समझो, एक प्लस बना रहे हो एक माइनस बना रहे हो, बिना प्लस माइनस बनाए बिना इक्वेशन बनाए आप कैसे चला सकते हो फंडा अकाउंट्स का। इसलिए जर्नल का रोल आया। और जर्नल एंट्री कुछ नहीं, नरेशन को डेबिट क्रेडिट में बांटना, डेबिट और क्रेडिट में कैसे बांटते हैं वो सिखाऊंगा। अभी मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा डेबिट और क्रेडिट में बांटना। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछते रहना, ठीक है बच्चों। डेबिट और क्रेडिट में, ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट में बांटना क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री। थोड़ा थोड़ा फोकस रखना है आपको, 1.5-2 घंटे का फोकस पढ़ाई को देना बहुत जरूरी है। अपना एनर्जी पढ़ते वक्त, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त उसी चीज पे लगा के रखो और 10 जगह भटको। एक मैं आपको आज बहुत सारे बच्चे, आप लोग अपनी करियर को स्टार्ट कर रहे हैं ACCA से, नॉलेज लेवल में जनरली बच्चे जो बेस लेवल पे होते हैं वो मोस्टली 12th पास आउट ही होते हैं बच्चे, अपने करियर की स्टार्टिंग में इन चीजों में होते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा आज कि इस कोर्स में आपको डिसिप्लिन देना है। लाइटली आप लो, इस कोर्स को लाइटली करो, स्ट्रेस नहीं बनाओ, दिमाग में हेडेक नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। 1 या 2 पेपर, आप देखो आपने कभी भी 11th दिया हो 12th दिया हो, 1 या 2 पेपर का ऑप्शन था वहां पे? नहीं था। 3 महीने में 4 महीने में आपको 1 या 2 पेपर करना है, तो उसमें हेडेक किस बात है? ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे पूरे दिन आप, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जिन बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है ना उनको दिक्कत आता है। और डिसिप्लिन कैसे आएगा? डेली पढ़ने से। कांस्टेंट 2 घंटे का पढ़ाई। एक चीज ध्यान रखो, जैसे डेली खाना खाना है, जैसे डेली दोस्तों से बातें करनी है, जैसे डेली मूवी देखनी है, वैसे ही पूरे दिन में 2 घंटा जरूर निकालना है क्लासेस के अलावा। क्लासेस देख रहे हो वो ठीक है, बट क्लासेस के अलावा 2 घंटा एक सेल्फ स्टडी को जरूर देना। एक टॉपिक 2 घंटे ज्यादा पढ़ते हो अच्छी बात है, बट 2 घंटा डेली का डिसिप्लिन से, और फिक्स टाइम बना लो, और एक फिक्स टाइम पे 2 घंटा पढ़ो। ऐसे नहीं किसी भी टाइम पे उठ के पढ़ रहे, कभी भी तो पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। एक एक जैसे पूजा होती है ना, अपन पूजा कभी भी करते हैं, फिक्स टाइम पे करते हैं। ऐसे तो नहीं करते हैं दोपहर के 2 बजे शुरू हो गए मंत्र पढ़ने भगवान के पास जाके, या रात को 12 बजे पढ़ रहे हो, वो तो फिर अलग तरीके की पूजा होती है। वो वाली पूजा ही नहीं करनी ना हमें। तो या फिक्स टाइम से करो कोई चीज। सुबह जल्दी उठते हो, 4 बजे उठते हो, तो सुबह 4 बजे उठ के अपना 2 घंटे अपने पढ़ाई किया। अगर लेट उठते हो, अगर मान लो सुबह जल्दी उठने का आदत नहीं है, तो सोने से पहले का पढ़ाई का आदत बनाओ। रात को अपना पढ़ाई का 2 घंटा 3 घंटा, बट चीजों को ड्यूरेशन को क्या रखना है? फिक्स रखना। एक रेगुलर डिसिप्लिन से अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको खुद मालूम है बच्चा कि कहीं भी चीजें वर्कआउट नहीं होगी। चाहे कितना भी अपन क्लासेस में कर लें, कितना भी स्लो कर ले, कोई भी चीज को समझ ले, वो अल्टीमेटली आप नहीं करोगे तो वर्कआउट नहीं होगी। तो ध्यान समझो, अकाउंटिंग का प्रोसेस मैं आपको समझा रहा था, अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ अकाउंटिंग का प्रोसेस बताया। अकाउंटिंग के प्रोसेस में क्या सबसे पहले क्या है? ट्रांजेक्शन। सबसे पहली चीज है बेटा ट्रांजेक्शन। कोई ट्रांजेक्शन होना जरूरी। सर ट्रांजेक्शन्स क्या हो सकती है? तो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन हो सकती है। बिजनेस में कैपिटल लगाना, राम को सेल करना, शाम से परचेज करना, रेंट। ट्रांजेक्शन के बाद अपन बनाते हैं जर्नल। जर्नल एंट्री का क्या फंडा है? डेबिट और क्रेडिट। ट्रांजेक्शन को नरेशन में प्लस माइनस में रिकॉर्ड करना, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना देना। जर्नल एंट्री। फिर क्या बनाते हैं? लेजर। अच्छा कौन बताएगा लेजर क्यों बनाया जाता है? किसी भी लेजर अपन बनाते हैं। अब एक बार बताओ, मैंने राम के साथ पूरे साल में 50 ट्रांजेक्शन करी। राम के साथ पूरे साल में अपन ने 50 ट्रांजेक्शन करी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्टीमेटली मुझे राम से कितने पैसे लेने हैं देने हैं? जनरल एंट्री में तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, बट अल्टीमेटली राम से कितने पैसे लेने हैं कितने पैसे देने हैं वो पता कैसे चले? वो किससे पता लगेगा? लेजर से। इसीलिए अपन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस। फाइनली फिर बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो भी अभी समझाऊंगा आपको। सारे बैलेंसेस सही निकले हैं नहीं निकले, क्योंकि कुछ डेबिट बैलेंसेस निकलेंगे, कुछ क्रेडिट बैलेंस निकलेंगे। अल्टीमेटली डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट।
डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सही निकले वो ट्रायल बैलेंस का काम मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जज करना है। ट्रायल बैलेंस का पर्पस मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जज करना है। और फाइनली अपन क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनली क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लीज बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस को नोट कर लो, कुछ नहीं, बिल्कुल बेस से करेंगे, स्लो करेंगे। मेनली मेरा मोस्टली बच्चे आप लोग अकाउंट से बहुत नए हो, तो ये बेस को मेरे को आपको थोड़े टाइम ये ट्रांजेक्शन्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में एक्सपर्ट बना देना कि आप लोग इन चीजों में, क्योंकि अकाउंट्स का मैं आपको बता चुका हूँ ना कितने पेपर है हमारे पास, 3 पेपर, समझे? आप अकाउंट से बच के भाग नहीं सकते। एसीसी में नाम ही क्या है? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड। अकाउंटिंग में जितने स्ट्रांग हो गए बाकी पेपर में उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ पेपर है, कॉस्टिंग का पेपर भी है, एमए का पेपर है, बहुत अच्छा पेपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, और भी पेपर हैं अपने पास, फाइनेंस के पेपर हैं, टैक्स के, ऑडिट के, बट कहीं ना कहीं अकाउंट सब में रोल प्ले करती है बच्चे। यहाँ तक कि कॉस्टिंग में भी अकाउंट्स का काम आता है, आपको नॉलेज काम आता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में ये 5 चीजें होती है, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनी सबने इसके बारे में, बट आज अपन को क्या करेंगे, एक ट्रांजैक्शंस लेंगे, 10 ट्रांजैक्शंस लेंगे और उसका ये चीज बना लेंगे, तो अपन को आ गया। अगर अपन 10 ट्रांजैक्शन में ये सारी चीजें बना पा रहे हैं और एक 4-5 क्वेश्चन हम खुद से प्रैक्टिस और कर लेते हैं, तो हमारा बेस तो तैयार हो गया अकाउंट्स का। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, पिलर, फंडामेंटल पिलर ऑफ अकाउंट्स, पिलर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस को और डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस नाम अपने पास नोटिंग कर लो, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अब पिलर ऑफ अकाउंट्स पे आ रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिस बच्चे को आ गया पिलर ऑफ अकाउंट्स, उसको अकाउंट्स नहीं पढ़ने की जरूरत, आज ही उसका अकाउंट्स खत्म हो गया, अब तो फॉर्मेलिटी करनी है, समझ लो। पिलर ऑफ अकाउंटिंग को समझते, तो क्या होते हैं पिलर ऑफ अकाउंटिंग? पहला एसेट, लिखो अपने पास एसेट। दूसरा एक्सपेंस। 5 पिलर हैं पूरे अकाउंट्स के। आपने पुराना कुछ भी पढ़ रखा है सब भूल जाओ, अब जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस वही याद रखना है। एसेट, एक्सपेंस, तीसरा कैपिटल, चौथा इनकम और लायबिलिटी। एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी। इन 5 के अलावा मुझे एक चीज बताओ, अकाउंट्स में कुछ और होता है क्या? पूरे अकाउंट्स में इन 5 के अलावा कोई और चीज है? नहीं है। तो आज से आपको हर ट्रांजेक्शन को इन 5 चीजों में ब्रेक करना है। अब से मैं आपसे पूछूं कि रेंट पेड में रेंट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं रेंट पेड में इन 5 में रेंट कहां पे आएगी, तो क्या नाम बोलोगे? एक्सपेंस में। मैं बोलूं कैश, कैश किस में आएगा? एसेट में। मैंने पूछा डिबेंचर किस में आएगा? लायबिलिटी में। मैंने बोला ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर कहाँ आएगा? लायबिलिटी में। मैंने बोला रेवेन्यू, सेल्स कहाँ आएगा? इनकम में। मैंने बोला बिजनेस में मैंने अपना पैसा लगाया, कैपिटल। इन 5 पिलर में आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट माय फ्रेंड। अब बारी बारी बात करें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, धीरे धीरे बात करेंगे। पहली बात करते हैं, मेरे को एक चाहिए कि आपको एक बेसिक फंडा पता हो सब चीजों का। बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा ना, जैसे ही अपन गहराई में जाने लगते हैं ना तो बह जाते हैं। बहना नहीं है, अभी अपन को बेस कुछ कुछ चीजें पकड़ के रखनी है, ऊपर ही रहना। असेट, अच्छा आपसे कोई पूछे कि असेट क्या है तो क्या बोलोगे? जो भी कंपनी के अंदर हमारी एसेट हम यूज कर रहे हैं, जैसे मशीनरी हो गई हमारी और बिल्डिंग्स हो गई, एंटरप्राइज हो गई, ये तो एग्जांपल हो गए विज्ञान। असेट क्या है? हाँ समझिए। देखो
एसेट का मतलब क्या? एसेट का मतलब ये कि जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। आप लोग एसेट हो? एसेट मानते? घर वाले तो नहीं मानते। मानते हैं घर वाले? आपको एसेट मानते हैं या लाइबिलिटी मानते हैं? भाई, आप लोग अपने घर वालों के लिए एसेट हो क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जनरेट करके दो। ऐसा गलतफहमी है उनको? नहीं। तो असेट का मतलब होता है कि जो चीज आपको क्या दे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट करके। आप आज से ध्यान से समझ लेना, असेट का कोई भी आपसे मीनिंग पूछता है जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक में बेनिफिट हो, वो असेट है। मेरा लैपटॉप, ये लैपटॉप मेरे लिए असेट है क्या? क्यों? भाई, अगर इसी लैपटॉप से मेरे को सारी क्लासेस लेनी है, मेरी टीचिंग के अंदर, ये मेरे लिए नॉन करंट एसेट है, इससे मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट आने हैं। इसका बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट तो नहीं होना, होपफुली नहीं होना चाहिए। तो एक साल से ज्यादा इससे बेनिफिट आएंगे। ये प्रोजेक्टर मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो समझो, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हैं, उस हालांकि पैसा लग रहा है। मान लो मैंने एक कार खरीदा, मान लो 10 लाख रुपए का मैंने एक कार खरीदा, जेब से मेरा पैसा गया, बट मैं एक्सपेंस नहीं बोलता कार को। 10, आप बात को एक फंडा समझो, तुम्हारी जेब से पैसा तो जा रहा है, बट उस कार को मैं ये नहीं कह रहा मैंने एक्सपेंडिचर करा है, मैं क्या कह रहा हूँ? एसेट है। एसेट को एक और नाम से बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए लिख लो, जिसके हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? एसेट। एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस होता है खर्चा। ये तो हिंदी हो गई, इंग्लिश की हिंदी कर दी तुमने। ये भी अच्छा तरीका है। ये बीकॉम में चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। बताओ एक्सपेंस का क्या मतलब है? वो खर्चा तो अभी एक साल से कम में लगेगा। एक्सपेंस का मतलब होता है बच्चों, जिसका बेनिफिट तो आता है बट बहुत शॉर्ट टर्म। अब जैसे रेंट है, आप महीने की रेंट देते हो, तो आपको बेनिफिट भी कितना आया? एक महीने का। सैलरी आप महीने का पे करते हो। तो एक्सपेंस, ये एसेट और एक्सपेंस में बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों में पैसा जाता है, बट एक खर्चा असेट बन जाता है और एक खर्चा एक्सपेंस बन जाता है। वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सपेंस का मतलब ये है कि जिसका बेनिफिट कंजम्पशन इमीडिएट हो जाए। आप एक चॉकलेट लेके आए, आपकी चॉकलेट को आप कंज्यूम कितने टाइम में कर लेते हो? 1 और 2 डेज में। विद इन 5 मिनट्स आपने कंज्यूम कर लिया, तो वो चॉकलेट असेट नहीं है, क्या है? एक्सपेंस। बट वहीं आप लेट से एक लैपटॉप लेके आ रहे हो, तो लैपटॉप को आप इमीडिएट कंज्यूम तो नहीं कर रहे हो, वो तो 5 साल में कंज्यूम होगा, वो भी कंज्यूम होगा, बट धीरे 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 धीरे। तो इसलिए वो क्या बन जाता है? असेट। तो एक्सपेंस और असेट में डिफरेंस समझ लेना। एक्सपेंस के बेनिफिट क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म। ये भी आपको बेनिफिट जनरेट करके देते हैं, बट बेनिफिट्स क्या है इनके? वेरी शॉर्ट टर्म, विद इन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर के, आप अपने घर में विजुलाइज करो। आपका खुद का घर जो है, आपने घर फ्री में आया था या पैसों से आया होगा घर? पैसों से आया है घर। वो घर आपका एक्सपेंस है क्या? आपने जितने का भी घर लिया, वो एक्सपेंस थोड़ी कहते हो, उसे क्या कहते हो? असेट, वेल्थ। बट वहीं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता घर का महीने का, बिजली का बिल आता है महीने का, पानी का बिल, दूध का बिल, कितने बिल आते हैं महीने के, वो सारे क्या है? एक्सपेंसेस। ठीक है। इसके बाद बात आती है, सर थोड़ा बहुत समझ आया कि असेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है। थोड़ा बहुत कैपिटल इनकम और लाइबिलिटी को भी समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं, धीरे धीरे डेप्थ में भी जाएंगे। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या है? तो ओनर अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको। ओनर का फंड। जो पैसा, देखो मैं ना इस तरीके से समझाता हूं, ये जो 3 चीजें हैं ना, ये तीनों सिस्टर्स हैं और ये दोनों ब्रदर है। असेट और एक्सपेंस हमेशा साथ चलते हैं, कैपिटल इनकम लाइबिलिटी हमेशा साथ चलती है। इनके नाम डिफरेंट है, बट तीनों को एक नाम से अगर मैं बोलूं तो आप क्लिक करेगा, सोर्स। ये तीनों क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिजनेस में पैसा कहां कहां से आ सकता है? खुद का। परायों का पैसा क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। और इनकम कब कहलाएगा? जो बिजनेस ने कमा के दी। बिजनेस की कमाई इनकम। पैसा उधार पे लिया दोस्त से तो लाइबिलिटी, पैसा उधार पे लिया मम्मी से तो कैपिटल। मतलब अपना पैसा हो गया ना, मम्मी तो अपनी है, पेरेंट्स तो अपने है। और एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ? एप्लीकेशन मतलब जो पैसा उठाया अब करोगे क्या? उसको एंजॉय करोगे। जो पैसा उठाया धंधा डालोगे। अब धंधा डालना है तो क्या? भाई मान लो हमें खोलना है, मोमोज का धंधा खोलना है, एसीसी से तो काम चल नहीं रहा, मोमोज का धंधा खोलना है, तो क्या करना होगा? फंड उठाया, कितना फंड चाहिए एक मोमोज का काम करने के लिए अपन?
10,000 के करीब। सर भाई हमने ध्यान रखा। सही है, देखो एक्सपीरियंस है। तो मान लो आपको आपने कार्ट वाट खरीदोगे, कई सारी चीजें खरीदोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, तो ये सब ये सोर्स कहलाता है और ये क्या कहलाता है? एप्लीकेशन। दीज टू आर एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड। दीज आर कॉल्ड सोर्स ऑफ फंड एंड दीज आर, और ये हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल। तभी तो कहते हैं असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सोर्स ऑफ फंड इज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ। आप पैसा लाओगे तो या तो रखोगे कैश में तो वो भी एसेट ही बन जाएगा, या लगाओगे कहीं, लगाओगे तो एसेट बनेगा या एक्सपेंस। कैपिटल क्या हो गया? शॉर्ट में लिख लो ओनर। इनकम क्या हो गया? सेल, सेल या रेवेन्यू। जो भी बिजनेस की हमारी मेन एक्टिविटी है, ये नहीं कि भाई हमारा 3-4 साल बाद लैपटॉप खराब हुआ, हमने लैपटॉप बेच दिया तो वो रेवेन्यू है। वो हमारा काम थोड़ी है लैपटॉप बेचना। भाई मेरा काम एजुकेशन, मुझे एजुकेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है वो मेरा रेवेन्यू। उसके अलावा मैंने कुछ कमाई किया, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टॉक मार्केट में, या कोई रेंट में कमाता हूँ कहीं, वो सब मेरे लिए कोर बिजनेस और इनकम नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और लायबिलिटी क्या हो गया? आउटसाइडर फंड, आउटसाइडर फंड। लायबिलिटी क्या हुआ? आउटसाइडर फंड। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है? ये ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन है। इस क्वेश्चन में आज का हमारा टास्क है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। मैंने अभी सिखाया नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखना, रूल आपको फॉलो करना है। असेट जर्नल एंट्री बनाने का रूल फॉलो करना है। असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, असेट एक्सपेंस गिरेगा तो क्रेडिट। इसके अलावा कोई रियल नॉमिनल पर्सन वाले रूल हमारे यहाँ नहीं चलते हैं। एसीसीए में रियल, ये लिख लो अपने पास ये बात भी, असेट और एक्सपेंस दोनों भाई हैं, जब भी बढ़ते हैं अकाउंट्स में डेबिट होते हैं, गिरते हैं क्रेडिट होते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, ये तीनों सिस्टर्स हैं, जब भी बढ़ेंगी ये क्रेडिट होंगी, जब भी गिरेंगी डेबिट होंगी। आपका काम यही रह गया कि ट्रांजेक्शन में दोनों को आइडेंटिफाई करके डेबिट क्रेडिट करना। असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं, दोबारा से बता रहा हूं, असेट और एक्सपेंस का सेम नेचर होता है, कोई और रूल नहीं लगाना डेबिट क्रेडिट का। एक और रूल होता है, मुझे भी आता है। कौन सा रूल होता है? रियल, नॉमिनल और पर्सनल वाला। बट वो रूल अपन ने क्या कर दिया? खारिज, नहीं यूज करना, वो डिफिकल्ट है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये रूल एसीसीए फॉलो करता है, ये रूल सिंपल है। इसमें सिर्फ इतना देखना है कि असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट, और गिरेगा तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम बढ़ेगी तो डेबिट, सॉरी क्रेडिट, और गिरेगी तो। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, मैं सारा आप लोग के साथ सॉल्व करूंगा। इन ट्रांजेक्शन का जनरल बनाने की कोशिश करो, बिना डिस्कशन के, बिना कोई बातचीत के। अपने आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? एक बार ट्राई करो, 5 मिनट लो, इसमें अपने आप इन सारे की जनरल एंट्री बनानी है। सबकी कितनी ट्रांजेक्शन है? ये 10-12 ट्रांजेक्शन है, सबकी जनरल एंट्री पास करनी है। किसी को आता भी है तो एक बार फिर से दोबारा से करो, टेंशन नहीं। चलो, होपफुली सबने ट्राई किया। अब देखो इसको डिस्कस करते हैं। अभी ना सिर्फ जनरल एंट्री बनाना है। अब देखो, अब सीखना, मैंने अभी तक सिखाया नहीं था, आपको सिर्फ टैली करना है। और जिस थॉट से मैं सोच रहा हूँ, आपको भी वो थॉट सोचने का डेवलप करने की कोशिश करनी। सिर्फ जनरल एंट्री बनाना हमारी जीत नहीं है, वो थॉट प्रोसेस के, जनरल एंट्री बनेगा कैसे, वो थॉट प्रोसेस भी अपन को डेवलप करना है। ओनर पुट 10,000 इनटू सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस, इसका क्या मतलब हुआ? हिंदी क्या हुई इसकी? ओनर ने अपने पैसे किसी दूसरे पे अकाउंट में, नहीं, ओनर पुट्स अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। ओनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा लगाया, तो ये क्या हुआ? हम अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से करते हैं बच्चों? ओनर या बिजनेस? बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस के पास पैसा आया है या गया है? आया है, तो कैश आया है, कैश बढ़ा है, तो क्या होगा? डेबिट। कैश बोलो, बैंक बोलो, इसी से हमें फर्क नहीं पड़ता, वही ध्यान रखना, कैश बैंक का कोई डिफरेंस नहीं है।
तो कैश या बैंक बढ़ा है तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट। कैश बढ़ा है या घटा है बिजनेस का? बढ़ा है। कैश एसेट होता है और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। कोई दिक्कत इस बात को? अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट सोचना। एक एस्पेक्ट आपने दिखा दिया, बिजनेस को मिला, बट ये पैसा बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी या कैपिटल? ओनर ने दिया है पैसा, तो ओनर के पैसे को लायबिलिटी थोड़ी बोलते हैं हम अकाउंट्स में। फिर कैपिटल क्या हुआ? अभी आपको बताया मैंने बच्चा कि कैपिटल और लायबिलिटी में मेन फर्क क्या है? पैसा तो दोनों को वापस करना है, ओनर को भी करना है, बट ओनर के दिए हुए पैसे को लायबिलिटी, आप मम्मी पापा के पैसे को लायबिलिटी थोड़ी बोलते हो। क्या बोलते हो? कैपिटल। देना तो उनको भी एक दिन वापस, बट है क्या वो? कैपिटल। लायबिलिटी क्या हुआ? आउटसाइडर, पराया, बोरोड फंड। तो पहले वाले की और एसीसी में ना एंट्री भी ना थोड़ी अलग होती है। अभी तक आपको आप लोग आपकी कॉपियों में आप लोगों ने एंट्री ऐसे पास करी होगी। देखो आपने क्या किया होगा, हालांकि मैं तो भूल गया कैसे होती है। कैश डेबिट टू कैपिटल, ये किया होगा। या सही एंट्री करते तो ऐसे करते इंडिया के अंदर 10,000 10,000, करेक्ट है? $10,000। बट एंट्री ऐसे नहीं होना, मतलब एंट्री ठीक है, फॉर्मेटिंग ये नहीं होनी। ये इंडिया की फॉर्मेटिंग है। एसीसी में हम ना पहले डेबिट लिखते हैं, डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, ऐसे लिख के करते हैं। डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, $10,000 $10,000। समझ जाए इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। टू की जगह वर्ड क्या आ गया? क्रेडिट। डेबिट जो बाद में लिखते थे यहाँ पे क्या लिखते हैं? पहले। तो आपको ये समझना है कि कैश डेबिट क्यों हुआ। अच्छा, लॉजिक क्या है? क्या विज्ञान इसका लॉजिक है? कैश को डेबिट क्यों किया? कैश बिजनेस का बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। ये सोच आपको डेवलप करना है। कोई डाउट इस एंट्री? अगला देख, बिजनेस बाय शॉप फॉर 2,000। अब रुक जाओ, कहता है $2,000 की बिजनेस ने क्या बाय करी? शॉप। मैं जिससे पूछूंगा वो लॉजिक बताने की कोशिश करना। बताओ अंकित, क्या लॉजिक होगा इसका? खरीदा, परचेज किया, परचेज हुआ तो सर डेबिट हो गया, और फिर सर बैंक से पैसा तैयार लेना, पैसा घटा क्रेडिट। गलत। बिजनेस ने शॉप खरीदी है। बिजनेस ने क्या खरीदी है? शॉप पांचों में से कौन सी कैटेगरी में है? एसेट। शॉप को आप शॉप के नाम से लिखोगे, एसेट को एसेट के नाम से लिखते हो या परचेज लिखते हो? एसेट के नाम से। तो शॉप बढ़ रही है तो क्या होगी? डेबिट। तो अपन क्या लिखेंगे? डेबिट परचेज नहीं लिखेंगे, डेबिट शॉप लिखेंगे, क्योंकि शॉप हमारा क्या है? एसेट। शॉप ब्रैकेट में डाल दो एसेट। भाई शॉप कोई हमारा एक्सपेंस थोड़ी है, परचेज तो एक एक्सपेंस हो गया ना, खर्चा टाइप हो गया। सॉरी, शॉप हमारा क्या है? एसेट। अच्छा, शॉप को खरीदने में कुछ गया होगा जेब से, कंपनी का क्या गया होगा? कैश कम हो रहा है तो क्या होगा? सिंपल है। ऐसे ही जनरल एंट्री बनाते थे पहले, ऐसे तो नहीं बनाते थे। तो ये ऐसे बनाओगे तो सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। $2,000। ठीक है, तीसरी एंट्री पे चलते हैं। बिजनेस बाय गुड्स फॉर रीसेल फॉर $1,000। अब ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे एक फंडा समझना। जब भी एक बिजनेस इन्वेंट्री या गुड्स खरीदता है रीसेल करने के लिए, तो वो उनको परचेज अकाउंट में डालता है, और जब सेल करता है तो सेल अकाउंट में डालता है। इतना ध्यान रखना। परचेज का नेचर जो होता है एक तरीके से एक्सपेंस का नेचर होता है। परचेज और सेल का नेचर कैसा होता है? इनकम का। हम क्योंकि परचेज करके उसको बेचना चाहते हैं, तो परचेज करते वक्त खर्चा किया, बेचते वक्त इनकम करी, तो असेट के नेचर में नहीं लेके चलते, उसे परचेज के नेचर में लेके चलते हैं। तो अब एक बात बताओ, अपन ने गुड्स खरीदे हैं $1,000 के, तो गुड्स खरीदने पे हमारा खर्चा हुआ नहीं हुआ? एक्सपेंस बढ़ा तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट परचेज, और क्रेडिट क्या होगा?
कैश में लिखा है, कैश कैश एंड कैश। पेबल्स कब होता? अगर क्रेडिट में खरीदा हो तो एंट्री होगी डेबिट परचेज, क्रेडिट कैश। हालांकि इन्वेंट्री गुड्स भी बच्चे लिख देते हैं, बट वो ठीक नहीं है लॉजिकली। तो चलो एक ही बात है, आप असेट मानोगे और लाइव एक्सपेंस मानोगे, दोनों का फंक्शन तो सेम होगा, दोनों केस में डेबिट ही होगा, बट रियल नेचर एक्सपेंस का होता है इसका। तो इसलिए परचेज सर एक्सपेंस का नेचर क्यों है? क्योंकि परचेज हमने इसको सेल करने के लिए परचेज करी, तो एक तरीके से इस इनकम कमाने का खर्चा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, इसको बेचना है अल्टीमेटली तो इसको सर हम एक्सपेंस भी डालेंगे। एक्सपेंस में। अगर बच गई नहीं बिकी तब इन्वेंट्री में, मोर देन 1 ईयर से अगर हो गई हाँ, तब इन्वेंट्री में। तब इन्वेंट्री, वो मैं समझाऊंगा कैसे। गुड। तो परचेज क्या पे $1,000। दोबारा से समझ लो, हमने गुड्स को परचेज किया, गुड्स चाहे तुम असेट मानो चाहे एक्सपेंस मानो, बढ़ तो रहा है, असेट भी बढ़ेगा तो भी डेबिट होगा, गुड्स को असेट मान ले तो, और एक्सपेंस मान ले तो भी, तो डेबिट होना पक्का है। और पैसा जा रहा है, अगर क्रेडिट पे लिया होता तो पेबल्स क्रेडिटर क्रेडिट करते, बट यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बना रहे, क्या बना रहे हैं? कैश कम कर रहे हैं, तो क्रेडिट किसको कर दिया? कैश। बट तीसरा एंट्री हमारा टिक करते चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बिजनेस बाय मोर गुड्स, इस बार किस पे खरीदा है? क्या विकेट एंट्री होगी? हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। नहीं, बिजनेस बाय मोर गुड्स फॉर रीसेल फॉर $2,000। सोचो सोचो आराम से। एंड एक का क्या एंट्री होगा बेटा इसका? क्यों ये एंट्री क्यों हुई? डेबिट परचेज क्रेडिट क्रेडिटर्स। समझो, ठीक ठीक बोला है, असेट नहीं बस एक्सपेंस का नेचर मानते हैं। देखो अगर आप परचेज कर रहे हो, अभी ऊपर वाली बात ही तो है, अभी आपको बताया परचेज कर रहे हो, तो परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। या असेट मान लो, चलो आप अगर परचेज कर रहे हो, आपके पास गुड्स आ रहे हैं, तो असेट बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट परचेज कितना अमाउंट का? अमाउंट कितना था? $2,000 और बचा क्रेडिट, क्या होगा? लाइबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही? हमें किसी को पैसे देने हैं, दे दिए, देने हैं, क्या बोलते हैं जो गुड्स के अगेंस्ट लाइबिलिटी बनती है उसको क्या नाम से बुलाते हैं? क्रेडिटर्स। और इसी से हमें उसको बोलते हैं पेबल्स। क्रेडिटर को क्या बोलते हैं इसी से हमें? पेबल्स। तो आज से पेबल्स बोलना, क्रेडिटर भूल जाओ। $2,000 ट्रेड पेबल, पेबल क्रेडिटर एक ही बात है। आती है यहां तक बात समझ? Business buy a car of 3,000 for cash. Business buys a car for 3,000 cash. बताओ क्या एंट्री होगी विगत? कार से हम डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल ठीक लॉजिक। क्योंकि सर हमारी इसमें एसेट्स बढ़ रही है, कार अगर बिजनेस के पास आ रही तो उसकी एसेट ही हो गई, और जो हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं कैश में करते हैं तो ऐसे चाहिए। करेक्ट। डेबिट कार, क्रेडिट, कितना अमाउंट है? Business sell half of the goods
फॉर कैश, बिजनेस ने अपने आधे गुड्स कैश में बेच दिए, पूरे नहीं बेचे अभी, आधे कैश में बेच दिए। कितने रुपए में बेचे हैं? 2400। 2 मिनट दे रहा हूं, जरा सोचो और फिर मुझे एंट्री बताना। कौन बता पाएगा इसकी एंट्री? नहीं एकता तुमने, मेरे को अभी उन बच्चों से जानना है जिनको दिक्कत आ रही है। बताओ अंश, ट्रांजेक्शन क्या थी, दोबारा से बोलो। बिजनेस सेल हाफ ऑफ द गुड्स फॉर कैश, बिजनेस ने अपने आधे गुड्स कैश में बेच दिए, तो कैश बिजनेस पे आया या गया? आया। तो आने से बढ़ता है घटता है? तो कैश तो पक्का पक्का। फिर एक एंगल तो सुधारो, कैश क्या होगा? डेबिट, डेबिट कैश। जितना आया उतना तो करो, $2400। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी बिजनेस के लिए? 2400 इनकम है, नुकसान है बिजनेस के लिए? इतना कॉमन सेंस, इतनी तो अपन बनिए वाली बात कर सकते हैं, या इनकम को भी खर्चा समझते हैं हम? तो क्रेडिट। बट मजे की बात, यहाँ पे सेल्स को भी एक और नाम से बोलते हैं, रेवेन्यू। तो नाम भी साथ साथ सिखाता जा रहा, सेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। थोड़ा फैंसी सेटअप, रेवेन्यू। $2400। जिसको कंफ्यूज हो, अपने पुराने नाम लिखते चलना साइड साइड में। पेबल का पुराना नाम 12th तक का नाम क्रेडिटर, रेवेन्यू का पुराना नाम सेल्स। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं, ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा धीरे धीरे, मुझे टाइम दो बच्चों। थोड़ा स्लो रखना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा बियर करो मेरे साथ। पढ़ाई में देखो, एक चीजें मुझे आती हैं, आपको मालूम है कि थोड़ा बहुत आता है मेरे को अकाउंट। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है कि अल्टीमेटली आप, मेरा पर्पस ये है कि फास्ट चीजों को कराना पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि अभी आप लोग इस चीजों में दोबारा मुझसे डाउट ना पूछो। एक बार ये पक्का हो जाए तो आप ये ना कहो कि सर आपने जो एंट्री कराई इसका लॉजिक नहीं समझ आ। तो और आपका काम क्या है, घर में खाली नहीं बैठा। अब मैंने सिखाया आपको, इन चीजों को प्रैक्टिस करो। कुछ भी 10 ट्रांजेक्शन घर की उठा लो, उनको जनरलाइज कर। आपको ट्रांजेक्शन, आपको कंटेंट की कोई कमी थोड़ी है, कहीं से भी आपको ट्रांजेक्शन मिल सकती है। आपको पूरे दिन में आपने क्या क्या पैसों में ट्रांजेक्शन करी उसकी रिकॉर्डिंग कर, ट्रांसपोर्ट लगाया, मेट्रो से ट्रेवल किया, किसी भी चीज का आप अकाउंटिंग कर सकते हो। सिर्फ उसमें मॉनेटरी पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, 2 जने होने चाहिए। द बिजनेस सेल्स रिमाइंडर ऑफ गुड्स, बचे हुए गुड्स आधे बेच दिए थे कैश में, आधे बेचे क्रेडिट में। जो आई क्या एंट्री होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू, लॉजिक भी बता दो बेटा। हमने बेचे हैं, हाँ, सामने वाले ने हमें पैसे देने, तो वो डेटर बन जाएगा। सामने वाले को हमें पैसे देने हैं, तो बेनिफिट अभी आया नहीं, आना है, उसको क्या बोलते हैं? असेट। हमें अभी पैसे उससे लेने हैं, उसने पैसे दिए नहीं है। किसी से अगर आपको पैसे लेने होते हैं तो आपके लिए वो एक्सपेंस है या असेट है? एसेट है। एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा? डेबिट। बट यहाँ डेटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। नाम चेंज हो गया है, जैसे क्रेडिटर का नाम क्या हो गया है? पेबल। यहाँ पे क्या हो गया है? रिसीवेबल। तो डेबिट, रिसीवेबल। और ये बिजनेस के लिए इनकम है कि नहीं? चाहे अभी मिली नहीं है, एक्रूअल कंसेप्ट चलता है अकाउंट्स में, चाहे मिले ना मिले, है तो इनकम ही। तो क्रेडिट किसको करेंगे? इनकम, रेवेन्यू। पैसा थोड़ी आया अभी, रेवेन्यू। ठीक है, तो कितना अमाउंट आ गया, कितने में बेचा है बचा हुआ? 2800। $2800 में हमने बचा हुआ बेच दिया। आगे चलते हैं सर। बिजनेस पेस 600 अमाउंट ओइंग ऑन अकाउंट। अच्छा, अब ये लैंग्वेज आ गई। बिजनेस पे $600 अमाउंट ओइंग ऑन अकाउंट, इसकी हिंदी कौन समझा सकता? बताओ एकता।
इसका मतलब बिल्कुल यही है जो एकता बता रही है कि हमने किसी से उधार लिया हुआ है और उसके पैसे वापस करें। अच्छा, उधार लिया किससे? ओनर से तो उधार नहीं होता, पेबल से। अभी पीछे हमने क्रेडिट पे माल खरीदा था ना, तो उसको कितने पैसे वापस करें? $600। आपने अभी आपने एंट्री बनाया, डेबिट परचेज क्रेडिट पेबल, पेबल को कितने देने थे? 2000। 2000 में से कितने दे दिए? एंट्री क्या होगा? कैश गया या आया? गया तो क्या होगा? कैश क्रेडिट। और पेबल कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? पेबल क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? तो एंट्री क्या हुई? एंट्री क्या हुआ? डेबिट पेबल क्रेडिट कैश। क्यों पेबल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही होगी, अभी गलतियां होंगी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। डेबिट पेबल, लाइबिलिटी जो पे करोगे तो कम होगी ना दोस्त, $600। और क्रेडिट 600। बिजनेस पेज इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं बोला तो कैश में मानेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। और कैश जाएगा तो क्रेडिट। तो डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्रेडिट कैश। डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट कैश। कितना अमाउंट है? 200। बिजनेस रिसीव हाफ ऑफ अमाउंट ओइंग टू ऑन अकाउंट, इसका क्या मतलब हुआ? डेट नहीं, रिसीवेबल। रिसीवेबल से पैसा आ गया तो कैश आया तो क्या होगा? डेबिट। और रिसीवेबल हमारे कम हो रहे हैं तो क्या होंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई? डेबिट कैश, कैश टू क्रेडिट रिसीवेबल। क्रेडिट। डेबिट कैश, क्रेडिट। कितना अमाउंट है? हाफ, आधा पैसा। तो कितना पैसा लेना था उनसे हमें? 2800 लेना था, 1400। गुड। और फाइनली बिजनेस ओनर ने इस बार बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, इतना तो पता है। क्रेडिट कैश। डेबिट क्या होगी? ड्रॉइंग या कैपिटल। डेबिट ड्रॉइंग, इसको क्या बोलते हैं? अलग नाम से बोलते हैं ड्रॉइंग्स। बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो मतलब क्या कर लिया? कैपिटल को कम कर दिया। डेबिट ड्रॉइंग या डेबिट कैपिटल कुछ भी बोल सकते हो। 1200, 1200। जब पैसा लगाया तो डेबिट किया था कैश, पैसा निकाला तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। सारी एंट्री एक बार फिर से देख लो बच्चों, और एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो एक 11 एंट्रीज को, मुझसे पूछो कोई में डाउट है तो, क्योंकि ये आपका जनरल एंट्री बनाना सबसे पहले बेस है। आपको सबसे पहले जनरल एंट्री बनाना आना चाहिए। सारी नोट कर लिया आप लोगों ने? सही एंट्री सबकी? एक बार गो थ्रू कर लो जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ लो और एंट्रीज को अपने नोट से देखो, सारी समझ आ रही है? 2 मिनट लो प्लीज।
कौन सी एंट्री नहीं समझ आई? क्लियर है? क्लियर है पक्का? एक छोटा सा और छोटा टेस्ट लेते हैं आपका। ये कई सारे अकाउंट्स के आइटम है, बारी बारी ना आइटम को मैं समझाता भी चलूंगा, आपको इनका नेचर बताना है, पांचों में से क्या नेचर है। पहला आइटम है टर्नओवर सेल्स रेवेन्यू, तो इसका नेचर क्या होता है? इनकम। रेवेन्यू सेल्स का नेचर क्या होता है पांचों पिलर में से? इनकम ना। इक्विटी बोल रहा है कोई? इक्विटी क्यों हुआ? क्या है? इनकम। इक्विटी क्या है? कैपिटल। अच्छा, इक्विटी वर्ड यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब क्या है? कैपिटल। कैपिटल थोड़ी होता है ये, इनकम होता है, इनकम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब रुक जाए, आप में से किसको पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? फॉर्मूला वाइज जिसके अंदर गुड्स की कॉस्ट होगी और उसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है आपने जो गुड्स बेचे हैं ना उनकी कॉस्ट। अब जरा एक बात समझना, मेरे पास 100 चॉकलेट थी। कितनी चॉकलेट थी? 100। मैं 20 और खरीद के लाया। 100 चॉकलेट थी, 20 और खरीद के लाया, टोटल कितनी चॉकलेट हो गई? 120। और अब मेरे पास 10 चॉकलेट बची हैं। कितनी बची हैं? ओपनिंग स्टॉक कितना था? 100 का। ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 100 का। परचेज कितनी करी? 20। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 10। मैंने कितनी चॉकलेट खा ली? 110 चॉकलेट मैंने खा। मीठा ज्यादा हो गया। तो 100 ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करते हैं तो कंजम्पशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गया। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस, और इसका नेचर क्या होता है? खर्चा। अल्टीमेटली मैंने कितने की चॉकलेट खा ली, खर्चा है ना, एक्सपेंस। तो अपने नोट्स में लिख लो एक बात ये साइड में, ये हालांकि बात का टॉपिक है बट इसमें आ गया नाम तो कहीं नोट डाल के लिख लो ये चीज। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा सर स्टॉक क्या है? ये इन्वेंट्री, जिसको आप इन्वेंट्री बोलते हो, यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्टॉक। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पुराना नाम भी, इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये बच्चों आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट याद है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में ये तीन सारी चीजें होती थी। आपने अगर ट्रेडिंग अकाउंट किसी को याद आ रहा हो तो, बट नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि एसीसी में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है यहाँ पे, तो समझाऊंगा। तो बेसिकली ओपनिंग स्टॉक को ऐसे याद रखना, किसी को भी कभी भी ये फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ध्यान रखो, चॉकलेट वाले एग्जांपल से ध्यान रखो, जो मैंने चॉकलेट वाली बात बताई। अपने पास ओपनिंग चॉकलेट्स थी कितनी? थोड़ी कम ले लेते हैं, मान लो 10 चॉकलेट ओपनिंग थी, अपन ने और खरीदी, लेट से परचेज करी 100 चॉकलेट और खरीद ली, और क्लोजिंग हमारे पास क्लोजिंग चॉकलेट्स जो बची हैं वो 20 बची हैं। इसका मतलब हमने कितनी चॉकलेट कंज्यूम कर ली? 90। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब 90 चॉकलेट हमने बेच दी या कंज्यूम कर ली, कुछ भी करो। आती है बात समझ? अब आते हैं वापस।
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नेचर क्या हुआ? एक्सपेंस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इनकम। मतलब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट को बेचा, मेरा मेन बिजनेस तो नहीं है बट इनकम तो है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनकम तो है। सैलरी कॉस्ट, भाई सैलरी पे करना खर्चा है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, अकाउंट रिसीवेबल, एसेट। एडवांस रेंट पेड, एसिड हो पेड़ है ना ऐसे तो है एडवांस रेंट पेड, एक्सपेंस होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपको 1 साल का रेंट पे करना है, आपने 1 साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया, अभी आपने जगह को यूटिलाइज नहीं किया है, एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो अभी आपको बेनिफिट लेना है या ले लिया है? तो जो खर्चा आपने किया वो आपका एक्सपेंस है अभी या एसेट है? नहीं, एक्सपेंस तो कब होता है? जब बेनिफिट ले लिया होता है, और अभी बेनिफिट लेना है। तो एडवांस, अपन कभी भी काम प्रीपेड, खर्चा भी अगर प्रीपेड कर दें तो उसका वो क्या कहलाता है? असेट, क्योंकि बेनिफिट अभी लेना। एडवांस रेंट पेड ध्यान रखना, तो एडवांस रेंट पेड क्या क्वालिटी हुआ? एसेट। डिपॉजिट पेड, समझो, एडवांस रेंट पेड क्या हुआ? एडवांस रेंट पेड ये हुआ कि आपका खर्चा है, रेंट खर्चा होता है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, बट वो खर्चा तब है जब आपने बेनिफिट लेने के बाद पे किया हो, बट अभी आपका वो खर्चा नहीं है, अभी तो आपने बेनिफिट लिया ही नहीं है, सामने वाले को एडवांस में पे कर दिया, तभी तो एडवांस है। एडवांस का मतलब क्या है? विदाउट टेकिंग बेनिफिट। आपने मूवी का टिकट बुक करा लिया बट अभी मूवी देखने नहीं गए, तो आपके लिए एक्सपेंस थोड़ी हो गया जब तक मूवी देखोगे नहीं। तो एडवांस रेंट पेड। अच्छा डिपॉजिट पेड, आपको मालूम है कई जगहों पे हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। अच्छा सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली रिफंडेबल होता है। मान लो मैंने एक सिक्योरिटी दी, जैसे रूम लिया रेंट पे, तो उसमें अपन ने कुछ सिक्योरिटी दी, अब वो सिक्योरिटी अपन को वापस मिल जानी है, तो हमारे लिए असेट नहीं हुई। आपने जो पैसा दे रखा है वो कल को वापस रिकवर हो जाएगा, तो वो आपके लिए तो क्या है? फ्यूचर में बेनिफिट का वापस आ जाएगा आपके पास, आपके लिए खर्चा थोड़ी हुआ, तो वो क्या एक तरीके से एसेट। तो डिपॉजिट पेड भी क्या होता है? एसेट। अच्छा सैलरी पेबल क्या होगा? बात सोचो, सैलरी पेबल, सैलरी पे करनी थी और करी नहीं है, लाइबिलिटी। सैलरी नहीं है, सैलरी पेबल है, मतलब सैलरी ड्यू हो चुकी है बट हमने पे नहीं करी, तो अब क्या बन गई वो? लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग। रेंट पेबल, शेयर कैपिटल, कैपिटल इक्विटी, इक्विटी, ये तो शेयर कैपिटल है, ये कंपनी की टर्मिनोलॉजी है, इसलिए क्योंकि आपके कोर्स में मेनली कंपनी है, इसलिए कंपनी का एग्जांपल लिया हुआ है, बट अभी उसको कंफ्यूज मत होइए। वर्किंग कैपिटल लोन, लोन क्या होगा? लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? लाइबिलिटी भी आपको मालूम है 2 तरीके की होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। चलो उस पर अभी मैं आऊंगा, लाइबिलिटी है वैसे। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी छोड़ दो, अमोर्टाइजेशन अभी छोड़ दो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? एसेट। रिजर्व एंड सरप्लस, इसको भी रहने दो, वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री क्या है हमारा? एसेट। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, लाइबिलिटी। पैसा क्या मिल गया एडवांस में। चलो ये डिटेल में थोड़ा सा मैंने बस अभी ओवरव्यू दिया, इसको डिटेल में पढ़ना है तो
चलो देखो, आगे का करने से पहले कुछ चीज और समझना। मैंने अभी आपको बताया था असेट। असेट भी दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होता है नॉन करंट असेट और एक होता है करंट असेट। लायबिलिटी में भी दो तरीके की बाइफर्केशन होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और, इसमें डिफरेंस पता है आप लोग को? अपन ने बोला असेट भी दो तरीके का हुआ, नॉन करंट असेट और करंट असेट। देखो अकाउंट्स में ना ईयर के हिसाब से चीजें चलती हैं। ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर एंड हुआ, और फिर अगला ईयर एंड हुआ, फिर अगला ईयर एंड हुआ, ऐसे हर साल ईयर एंड होता है अकाउंट्स में प्रैक्टिकली भी। मान लो ये हमारा 2023 है, ये हमारा 2024 है और 2025 है। अगर मैं कोई खर्चा करता हूं, कोई असेट खरीदता हूं 2023 में, जिसका बेनिफिट 2024 में आएगा, वो क्या कहलाएगा? करंट एसेट। मैं कोई एसेट खरीदता हूं 2023 में, जिसका बेनिफिट 2024, 2025 या उससे लेट तक आएगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट। ध्यान रखना, असेट में भी दो, हम कहते हैं एक साल से ज्यादा बेनिफिट आए, बट एक साल से ज्यादा बेनिफिट कब? अगर अगले ही साल आ रहा है तो वो कौन सा एसेट है? करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर जनरली आती है इन्वेंट्रीज। आपकी 2023 की इन्वेंट्री कब बिक जाती है? 2024 में। आपका 2023 का रिसीवेबल कब पैसे दे देता है? 2024 में। बट आपका 2023 का लैपटॉप आपको बेनिफिट कब तक देगा? 24, 25, 26 लॉन्ग टर्म। 2023 की कार बेनिफिट कब तक देगी? लॉन्ग टर्म। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट। तो जिस साल आप हो उससे अगले साल में ही बेनिफिट आ जाएगा तो वो क्या कहलाता है? करंट एसेट। अच्छा, जिस साल हो और उसी साल बेनिफिट आ जाए तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस। समझो इस फंडे को कि अगर 2023 में मैं खर्चा करता हूं, 2023 में ही उसका खर्चा एग्जॉस्ट हो जाए, रेंट 2023 में ही मैंने उसका यूज कर लिया, खत्म हो गया, तो रेंट क्या हो गया? एक्सपेंस। बट वही कोई खर्चा करता हूं 2023 में, मान लो इन्वेंट्री खरीदता हूं 2023 में बट बिकी नहीं, बिकेंगी अगले साल, तो वो क्या है? करंट एसेट। कार खरीदता हूं 2023 में बट यूटिलाइज नहीं हुई उसी साल या अगले साल, यूटिलाइज होगी 10 सालों में, तो क्या कहलाएगी? नॉन करंट। वैसे ही लायबिलिटी का होता है, मैंने लोन लिया और 2024 में पे कर दिया, वो क्या कहलाएगा? करंट करंट लायबिलिटी। मैंने लोन लिया 5 साल बाद पे करूंगा, क्या कहलाएगा? नॉन करंट। तो एक लोन जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लिया जाए उसे क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब ईयर एंड से एक साल के अंदर, आपके रिपोर्टिंग पीरियड से ईयर एंड से एक साल के अंदर अंदर जो पे हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। जो एक साल से ऊपर में पे होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। तो इस चार्ट को आप बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों। ईयर एंड को अपन एसीसी में क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग डेट। जो रिपोर्टिंग डेट से एक साल के अंदर अंदर कोई एसेट इनकम आ जाए, कोई एसेट बेनिफिट दे दे या कोई लायबिलिटी पे हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? करंट। उससे ज्यादा अगर कोई जाती है तो वो नॉन करंट हो जाती है। तो ये बाइफिकेशन लिख लो अपने पास। क्लियर है? एक फंडा और ध्यान रखना, इसी के साथ साथ बता रहा हूं, हालांकि बता चुका हूं आपको। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये अकाउंट्स की बेसिक फंडिंग इक्वेशन है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी सोर्स होता है, असेट क्या होता है? एप्लीकेशन। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। एक डाउट आपके मन में आना चाहिए कि सर इसमें दो चीज मिसिंग है। कौन सी दो चीज मिसिंग है? इनकम और एक्सपेंस।
इनकम अगर कोई होगी तो वो कैपिटल में ऐड करनी होती है हमें, एक्सपेंस कैपिटल को कम कर देता है। पूरा फॉर्मेट ये होता है। इनकम और एक्सपेंस के नेट पे प्रॉफिट को बोलते हैं, इनकम और एक्सपेंस के डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इनकम कैपिटल में ऐड हो रही है और एक्सपेंस कैपिटल से माइनस हो रहा है। तो ये बेसिक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। Asset is equals to capital plus liabilities. इसको जनरलाइज करना बच्चों, ये जो सामने क्वेश्चन है इसकी जनरल एंट्री पास करना। जल्दी से, इस बार कोई गलती मत करना। हाँ, एसीसी फॉर्मेट में करो। और ये जो यहाँ पे खालिद लिखा है ना, खालिद रिटेल स्टोर, ये रिसीवेबल्स है हमारे, इनको रिसीवेबल के नाम से लिखना, रिसीवेबल्स। वो नंबरिंग थोड़ी गलत है, नंबरिंग पे ध्यान, 1 2 8 18 वो गलत कर रखे है, उस पर ध्यान मत दे नंबरिंग। अभी आपको एसीसी का बुक्स का कोई नीड नहीं है, एसीसी के बुक्स से अभी आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी जो टाइम मिलता है उसमें आपको ट्रांजेक्शन्स बनाना, जनरल एंट्री बनाना प्रैक्टिस करना। आप ये वाली क्लास की फाइल भी मुझसे ले सकते हैं, जो भी मैं ये करूँ मेरे को मैसेज कर देना, इस वाली फाइल से भी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ ट्रांजेक्शन्स आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सके जनरल एंट्री करो, 10 15 ट्रांजेक्शन अपनी, चाहे जो भी सोर्स है आपके पास, वो कहीं से भी 11th की बुक से आपके पास जो भी है वहां से ट्रांजेक्शन्स को उठा के, बट आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन साथ रख के, जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसकी प्रैक्टिस मत करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी मुझसे डिस्कस कर। चलो देखो, एंट्रीज, इसमें भी एंट्रीज बना लेते हैं। पहली एंट्री हमारा, एनी स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख अदर ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ आर। तो बिजनेस 1 लाख से स्टार्ट किया इसने, तो क्या एंट्री होगा इसका? डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल। कितना अमाउंट आ गया? 1 लाख। वेरी गुड। इसके बाद कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 7,000। हमने 7,000 का क्या खरीदा है? फर्नीचर। तो एंट्री क्या होगा? कितना अमाउंट? 7,000। फिर क्या एंट्री है? कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। तो खालिद से हमने गुड्स खरीदे हैं, तो कैश में 2,000 खरीदे, क्रेडिट में कितने खरीदे हैं? 1,000। तो इसका एंट्री होगा डेबिट परचेज।
क्रेडिट कैश, कैश में कितने खरीदे थे? 2000। परचेज में नहीं आया। नहीं, कैश में कितना खरीदा है? 2000। डेबिट परचेज क्रेडिट कैश हो गया 2000 का। अब अलग से फिर डेबिट परचेज कर लेंगे, 1000 की तो क्रेडिट में है ना, क्रेडिटर। ये वाली समझ नहीं आई थी, अब आ गई समझ? अगर इसी पे ऊपर वाली भी ऐड करना चाहिए हम तो भी कर सकते हो, दोनों एंट्री को कंबाइन करना चाहो तो डेबिट परचेज 3000 से, क्रेडिट कैश कितने से? 2000। बचा हुआ कहां जाएगा? क्रेडिटर या पेबल। अच्छा, कैसे भी कर सकते हो, एक में ज्वाइन भी कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। डेबिट परचेज क्रेडिट कैश 2000 2000, फिर डेबिट परचेज क्रेडिटर्स 1000, डेबिट परचेज 3000, क्रेडिट कैश 2000, क्रेडिट पेबल 1000। आती है बस। तो ये पहली 3 एंट्री हो गया हमारा। सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स 12,000 एंड कैश सेल 5,000। तो 12,000 की तो अपन ने क्या करी है? क्रेडिट से। तो एंट्री क्या होगा? डेबिट। और रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स या रेवेन्यू कितना? 12,000 का। देखो, हमने खान ब्रदर्स को क्या करा है? सेल किया है। कितना? 12,000 का। तो सेल हमारा इनकम होता है, 12,000 का क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा? रिसीवेबल्स, क्योंकि क्रेडिट पे सेल किया है ना, तो हमें पैसे मिलने हैं उनसे। तो खान ब्रदर हमारे लिए क्या हो गए? रिसीवेबल्स, यानी डेटर्स। पता चला कि हमने क्रेडिट पे दी नाम आ गया सर। सो आ गया, उससे पता लग गया। और कैश वाला कैसे हुआ? डेबिट कैश क्रेडिट रेवेन्यू या सेल्स। कितना अमाउंट है? 5,000। अभी तक कोई एंट्री गलत हुई है किसी की? सारी सही है? चलिए गलती। अब देख लो, ठीक कर लो इसको। डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स। अगर ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करके भी कर सकते हो, बट अलग अलग करो अभी बेटर है। वैसे ज्वाइन कैसे करोगे? हाँ, डेबिट रिसीवेबल्स कितना अमाउंट? 12,000। डेबिट कैश कितना? 5,000। और क्रेडिट रेवेन्यू 12 और 5 कितना हो गया? 17। सर वो खान ब्रदर यूज किया, डेविड खान ब्रदर। कोई बात नहीं। हालांकि रिसीवेबल्स लिख लो, क्योंकि रिसीवेबल्स में सारे रिसीवेबल आ जाते हैं। तो खान ब्रदर में स्पेसिफिकली आप खान ब्रदर लिख रहे हो नाम, वो भी ठीक है, बट मैं टोटल लेवल पे बात कर रहा हूँ। रिसीवेबल्स टोटल अपन ने रिसीवेबल्स लिख लिया, कंबाइन एंट्री कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। कैश से अलग से है, एमडीओ लगा अलग से कैश सेल 5। सेल्स टू खान ब्रदर 12,000 है, फिर कैश सेल्स है 5,000, अलग से है बेटा, इसमें नहीं। खान ब्रदर को हमने सेल करी है 12,000 की, और कैश में सेल कितना करा है? 5,000। बात को समझो। अगर खान ब्रदर हमारे क्या हैं? रिसीवेबल्स। इनसे कितने पैसे आने हैं? 12,000। और कैश से कितने आने हैं? 12,000 5,000। तो कैश सेल्स का एंट्री तो सिंपल है, डेबिट कैश क्रेडिट सेल, और रिसीवेबल का डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल। ठीक। ओनर विड्रू वर्थ 2,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी कंपनी से विड्रॉ करना, ड्रॉइंग्स। डेबिट ड्रॉइंग क्रेडिट कैश। पेड खालिद रिटेल स्टोर 500। खालिद कौन थे हमारे? पेबल। पेबल को पे करा, एंट्री क्या होगा? डेबिट क्रेडिट कैश। रिसीव 10,000 फ्रॉम खान ब्रदर। खान ब्रदर कौन थे हमारे? रिसीवेबल, एंट्री क्या होगा? कैश टू रिसीवेबल। पैसा आया, डेबिट कैश, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिसीवेबल्स। क्लियर है? रिसीवेबल कम हो जाएंगे। पेड सैलरी एक्सपेंस क्या एंट्री होगा? डेबिट सैलरी क्रेडिट। तो इतना मुश्किल नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना कर सको।
जितना आप इनका प्रैक्टिस करोगे ना इस एरिया का, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। देखो ये बेसिक लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारी चीजें बिना करे आपको प्रैक्टिस करे नहीं रिवाइज होंगी। अभी भी दिक्कत आ रही है थोड़ी थोड़ी, बल्कि आप लोगों ने 11th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन में भी कई बच्चे फर्स्ट ईयर तक कर चुके होंगे, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना अपन को। और ये मेरी ये कौन सी एंट्री है? बेसिक एंट्रीज। अभी मैंने एडवांस एंट्री तो आपसे डिस्कस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, वैट, इनपुट वैट, कई सारी एडवांस एंट्रीज होती है। अनअर्न्ड इनकम, एक्रूअल प्री पेमेंट्स। एक्रूअल प्री पेमेंट का टॉपिक तो बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है, तो वहां असली टेस्टिंग होती है। तो अभी धीरे धीरे बेस को बिल्ड करो और फिर आप कॉन्फिडेंस फील फील करोगे इसमें। अच्छा, इस बार एक डिफरेंट चीज करनी है, इस बार एंट्री नहीं बनानी आपको। इस बिजनेस के लिए ना असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्रूफ करना है। इसकी सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी को टैली करना है। समझे नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी सारी ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है। ये बात मैंने आपको बताई। इक्वेशन कौन सी हमेशा ट्रू होती है? कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको इन पांचों ट्रांजेक्शन में अल्टीमेटली कंपनी के कितने एसेट होंगे, कितनी कैपिटल होगी, कितनी लायबिलिटी है, वो निकालनी है। इन पांचों ट्रांजेक्शन के बाद डे 5 के बाद कंपनी में कितना एसेट है, डे 5 के बाद कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, डे 5 के बाद कंपनी में कितनी लायबिलिटी है। थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर में करा रहा हूँ, सेम चीज कराते रहेंगे थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा। एंट्री एंट्री कराता रहूंगा, बोर हो जाओगे। तो जेड में पास करनी पड़ेगी। चलो एंट्री पास करके भी बना सकते हो, बिना पास करे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। एंट्री पास करने के बाद भी कर सकते हो, उसे डायरेक्ट भी हो सकता है, बट आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है करो। आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो, जैसा ठीक लगता है वैसे करो। देखो पहले से तो कुछ इंप्रूवमेंट है ना। पहले जनरल एंट्री से जितना डर लगता था अभी नहीं लग रहा, और प्रैक्टिस करोगे तो और नहीं लगेगा धीरे धीरे। हो गया?
हुआ, दिक्कत आ रही होगी, चलो कोई बात नहीं। अभी बेसिक में टाइम लगने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, परेशान नहीं है। किसी का टैली हुआ वैसे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल? किसी का भी नहीं हुआ? तो मालूम है ना तुम्हारा क्यों टैली हो रहा है, तो वो चीज अभी रुक जाओ, बाकी बच्चे को टाइम दो। Avon commenced business introducing 1000 कैश, 1000 कैश बच्चा, दोनों कौन कौन जगह पे इंपैक्ट डालूं? 1000 रुपए का एसेट भी तो बढ़ेगा, कैश नहीं बढ़ेगा, और 1000 की कैपिटल भी तो बढ़ेगी। डुअल है, दूसरे तरीके से डुअल एस्पेक्ट समझो। एंट्री क्या पास करते दोस्त इसका? हाँ विज्ञान, क्या एंट्री होता है इसका? एंट्री कराते हैं डेबिट कैश, हम्म, क्रेडिट कैपिटल। तो वही किया है, कैश बढ़ाया, असेट बढ़ाया, दूसरा कैपिटल बढ़ाया, टैली हो गया। यही तो अकाउंट्स का ट्रू नेचर है कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दोस्त ये समझ गए तो सब फंडे समझ जाओगे। बॉट अ मोटर कार 400 फॉर कैश, एंट्री क्या बनता है इसका? मोटर कार डेबिट टू कैश, तो मोटर कार मेरे पास 400 का मोटर कार आएगा और 400 का ही कैश चला जाएगा, और कहीं इंपैक्ट नहीं आएगा। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हो गया। तो ये जो 400 है वो कैपिटल में से माइनस किया। क्यों होगा? क्यों होगा? कैश को दिया। एंट्री बनाई थी दिमाग में, एंट्री बना, क्या कैपिटल का एंट्री में कैपिटल इंपैक्ट हो रही है? एंट्री क्या बताइए? एंट्री खुद ही बता रहे हो, डेबिट मोटर कार, क्रेडिट कैश, तो मोटर कार बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, क्या जा रहा है? एसेट कम हो रहा है, कैपिटल तो इंपैक्ट ही नहीं हुई। डे 3, ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1000, कितना एंट्री होगा इसका? एंट्री क्या होगा? कैश अंकित हो तुम? अंकित, अंकित डेबिट होगा, लोन डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट, डेबिट लोन क्रेडिट, बिल्कुल गलत। कैश डेबिट होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी। अरे कैश आया है गया है, लोन लोगे, तुम लोन लोगे अंकित, तो कैश मिलेगा या जाएगा? तो कैश डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट। और लायबिलिटी बन रही है तो लायबिलिटी क्या होगी?
टाइम दो सर, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, है ना, तो टाइम दो आराम से करो। डेबिट लोन, तो कहाँ पे डालू लोन? लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में कितना प्लस कर दूं? 1000। और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ दिखाऊं? एसेट में, कैश बढ़ेगा ना। पूछो पूछो, कोई बात नहीं बच्चों, देखो मेरे को ये चीज आप लोगों के लिए ही कराना है, 4 बार पूछो, तभी आगे बढ़ने का फायदा है जब चीज समझे। ठीक है, परचेज गुड्स 300 फॉर कैश, अपन ने गुड्स खरीदे 300 के कैश में। बताओ ये कौन बताएगा? हाँ बताओ। ऐसे में एंट्री बनती है एक तरफ कैश रखा है। कार्ड वाला, हाँ वोटर कार्ड वाला। सोल्ड ऑल गुड्स ऑन डे 400, इसका क्या होगा? क्रेडिट में बेचे तो हमारे लिए एसेट्स तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको परचेज का नेचर क्या बताया था? एक्सपेंस कहां पे जाता है? कैपिटल में। तो 300 का हमने परचेज किया, तो 300 की मैं कैपिटल में कम कर दूंगा और 300 क्या कर दूंगा? कैश में कम कर दूंगा। एंट्री क्या होगा इसका? डेबिट परचेज क्रेडिट कैश। डेबिट परचेज क्रेडिट कैश। परचेज का मैंने क्या नेचर बताया आपको? एक्सपेंस का। और मैंने क्या कहा था? एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होते हैं और इनकम कैपिटल में ऐड होती है। अभी देखो ऊपर लिखा था ना ये बात, कहां गया वो? दूसरे पेज पे होगा। चलो ध्यान से समझ लेना इस बात को कि कैपिटल में इनकम ऐड होती है, एक्सपेंस माइनस होता है। अब देखो, सोल्ड गुड ऑफ परचेज ऑन द डे फॉर 400 ऑन क्रेडिट। अब ये गुड्स हमने 400 में क्रेडिट पे बेचे, तो रिसीवेबल बढ़ेंगे 400 के, और 400 की इनकम बढ़ेगी, तो कैपिटल में इनकम ऐड। देखो आपने गुड्स परचेज करे, जब आप गुड्स परचेज करते हो तो क्यों खरीदते हो? बेचने के लिए। तो अभी परचेज के टाइम पे वो क्या है? एक्सपेंस। परचेज के टाइम पे वो खर्चा है, क्योंकि जब बेचते हो तो इनकम आती है, तो नेट प्रॉफिट आता है। आपने 300 पे खरीदा और 400 पे बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। तो नेट में आपका प्रॉफिट कितना? कैपिटल कितने से बढ़ गई? 100 से। 300 माइनस 400 प्लस, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100 का। और 300 के जब आप बेचोगे, सॉरी 300 का जब आप खरीदोगे तो आपका कैश जाएगा, और 400 का जब बेचोगे तो कैश आएगा। तो 300 असेट में माइनस और 400 असेट में। दोबारा से मेरी बात समझो, जब मैं परचेज करूंगा तो मेरी कैपिटल कम होगी और कैश कम होगा, क्योंकि मैंने कैश में परचेज करा है। तो जब मैं परचेज करूंगा तो मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है या ज्यादा करता है? कम करता है। और एक्सपेंस कैश को भी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो असेट में से भी 300 हटाए और कैपिटल में से भी 300। इनकम कैपिटल को बढ़ाती है और एसेट को भी बढ़ाएगी, क्योंकि हालांकि रिसीवेबल है, रिसीवेबल भी एसेट को बढ़ाएगा। देखो एंट्री क्या होगा इसका? 300 का डेबिट परचेज क्रेडिट कैश, और 400 का एंट्री क्या होगा? डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स। पैसा मिला थोड़ी है, तो ये रिसीवेबल कहां जाएगा? 400 एसेट। ये सेल कहां जाएगी? कैपिटल में। ये परचेज कहां जाएगी? कैपिटल में। ये एसेट कैश कहां जाएगा? एसेट में। अब आता समझ? टोटल करके देखो, टैली करेगा, टैली कर रहा है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कितना आ रहा है? दोनों साइड 2100 आ रहा है। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए। देखो दो चीजें आपको आनी चाहिए, एक जनरल एंट्री बनाना, और उसका इस इक्वेशन पे इंपैक्ट पता हो। अगर आप ये दो चीजें विजुलाइज करना सीख गए हो तो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन परेशान नहीं करेगी। और ये प्रैक्टिस मांगता है, एक दिन में नहीं आता है।
ड्राइविंग, स्विमिंग जैसा गेम है जनरल एंट्री को करना। आपको फंडा सारा समझा दिया है, आप स्विमिंग करने गए बट स्विमिंग तैरने लग जाओगे क्या? स्विमर बन जाओगे एक दिन से? उन फंडों को अप्लाई भी तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो वो चीज कोर है बच्चों। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट क्लास में उसका हम लेजर भी बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे और उसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन, एक ट्रांजैक्शन होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये ट्रांजैक्शंस पहले आप ये डिस्कस करके फिर करेंगे, और ट्रांजैक्शन आप प्रैक्टिस करते हो तो आप कर सकते हो। कुछ ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूँ, लिख लो इनको अपने पास, इनको ट्राई करना घर पे। ट्रांजैक्शंस होमवर्क है ये आपका। पहला, money invested in business, $5,000. Second, purchased plant and machinery, $1,000. $1,000 का आपने प्लांट मशीनरी, जहां कुछ भी नहीं लिखा, क्या मानना है? कैश, फॉर कैश। तीसरा लिखो, पेड रेंट फॉर बिल्डिंग या फैक्ट्री, $200. फोर्थ लिखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, $400. एम्प्लॉय की सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 400. पांचवा लिखो, प्रीपेड इंश्योरेंस, मैं चेक करूंगा ये सबका, $300. प्रीपेड इंश्योरेंस $300. लिखो, 6 लिखो। परचेज गुड्स ऑन कैश, $400. Purchase goods on credit, $700. 8, sale of goods on credit, $1,500. Purchase of goods on cash, $400. Purchase on goods on credit, $700. 9, sale of goods on cash, $1,200. 10th लिखो, advance from customer, $700. एडवांस फ्रॉम कस्टमर $700. थोड़ी मैंने टफ डाली है बीच बीच में, जानबूझ के कोशिश करना, चीटिंग नहीं करना। ऐसा नहीं कि जाके इंटरनेट पे देख ली एंट्री और ट्राई नहीं करी, और हर एंट्री का लॉजिक लिख के लाना। क्या लॉजिक लिखोगे? असेट
आपने डेबिट किया तो साइड में लिखना कि असेट बढ़ा है इसलिए डेबिट किया, और एक काम और करना है इसमें, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी पे इंपैक्ट भी लिख के रखना। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दो काम करनी है, जनरल एंट्री भी बनानी है और एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी पे इंपैक्ट भी लिखना है। फॉर्मूला पुट करके लाना है उसको कॉल कर। वही पूरा जैसे अभी मैंने सॉल्व किया, जैसे ऐसे मैंने सॉल्व किया ना, ये सेम ऐसे सॉल्व करके लाना। असेट तो इक्वल्स, सारे क्वेश्चंस का एक ही में। हाँ एक ही में सारी एंट्रीज का एक ही में। तो इसको आपको ऐसे करके दो होमवर्क आपके अभी के लिए हैं इसका, और ये वाली फाइल भी जिसको चाहिए, अगर इस वाली फाइल में से जो पुराने क्वेश्चन है उसको दोबारा प्रैक्टिस करना है, मैंने सारे एक ही फाइल में रखे हुए हैं, तो इस वाली फाइल को भी मुझसे आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।